हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वीनस लॉ क्लासेस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ के दो केसेस को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 इससे पहले हमारे देश में लागू होता आया है सीआरपीसी, दैट इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके आने पर हमने अपने पुराना जो लॉ था उसको रिपील कर दिया और 1 जुलाई से हमने इसको लागू भी कर दिया। तो क्योंकि जो हमारे केसेस हैं वो 1 जुलाई इसके बाद के हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलें कि हमारा जो पुराना लॉ था, ओल्ड लॉ था, दैट इज़ द सीआरपीसी, उसका क्या कहना है, और बीएनएसएस, मैं इसको शॉर्ट में रेफर कर रही हूँ, तो उसी पॉइंट पर क्या हमारा न्यू लॉ कोई चेंज लेकर आया है या नहीं। तो गाइज, इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। केस की साइटेशन है कुशकाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर दूंगी कि किस मुद्दे पर केस है। तो गाइस, हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 64 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज डीलिंग विद समन्स। तो गाइस, समन्स क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ नोटिस जो हम एक्यूज को भेजते हैं कि फलाना फलाना डेट पर यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, कि आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है। पर एक सूरत हाल ऐसा हो सकता है कि एक्यूज्ड हो सकता है कि जब हमने समन को इशू किया तो वो घर पर नहीं हो, तो उसको हम समन नहीं इशू कर पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि सीआरपीसी का प्रोविजन कहता था कि अगर ऐसा है तो आप किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को, जो कि उसके साथ रहता है, जिसको आप समन्स इशू कर रहे हैं, तो आप उसको समन्स पकड़ाकर आ सकते हो, उसको दे सकते हो, सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ मेल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 64 सीआरपीसी, यानी कि पुराने वाले लॉ की। तो ये एक पेटिशन डली थी। फिर क्या होता है गाइस, अब यहाँ पे चैलेंज कर दिया जाता है कि ये जो सेक्शन नंबर है ना सीआरपीसी का 64, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है। क्यों? क्योंकि क्या कोई फीमेल अगर एडल्ट मेंबर है तो क्या वो समन्स नहीं ले सकती, एक ये क्वेश्चन उठता है। तो यही है पेटिशन का मुद्दा, यही है कि आपने सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर लिख दिया, लेकिन क्या फीमेल नहीं समन्स ले सकती हैं? क्योंकि अगर हम सीपीसी का प्रोविजन पढ़ें, इसी के कंपैरिजन में सीपीसी का प्रोविजन पढ़ें, तो वहां पे लिखा है एनी एडल्ट फीमेल मेंबर। तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर हम आर्टिकल 14, 15 इसको पढ़ें तो ये तो राइट टू इक्वालिटी को भी इन्फ्रिंज कर रहा है। आप मेल लिख रहे हो तो ये राइट टू इक्वालिटी को इन्फ्रिंज कर रहा है, जो डिग्निटी है विमेन की, कि आप तो समन से नहीं लिख सकते, तो काइंड ऑफ अ इट इज एन इंसल्ट टू द डिग्निटी ऑफ अ विमेन कि आप तो समन्स भी नहीं ले सकते। ऐसा क्या है कि मेल को ही दे सकते हैं। ये हमारा इशू रहा। अब क्या है, इससे दो प्रॉब्लम आती हैं। कैसे? कि अगर सपोज करो जिस पर्सन को समन किया जा रहा है वहां पे सिर्फ फीमेल ही रहती है, या फिर और मेंबर्स रहते तो हैं पर जिस टाइम पे समन सर्व करने पर्सन गया तो वहां पे सिर्फ घर में फीमेल ही थी, तो फिर ऐसे तो समन्स अनसर्व्ड हो जाएंगे। तो ये मुद्दा चल रहा था। अब क्या हुआ कि सेक्शन नंबर 66, ये हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन नंबर 66, इसमें इसको चेंज कर दिया गया और ये जो वर्ड था एडल्ट, इसको हटा दिया गया। तो इसलिए जुलाई 9 को इस पेटिशन को क्लोज कर दिया गया, कहते हुए कि अगर हम 1 जुलाई 2024 जब हम इसको इफेक्ट में लाए, अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये प्रोविजन पढ़ें तो उसके मुताबिक यहाँ पे एडल्ट मेंबर को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है वर्ड एडल्ट को। इसलिए जो ये पेटिशन है वो इनफ्रक्चुअस हो जाती है इन नेचर, यानी कि अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि लॉ में खुद से ही सुधार आ चुका है, तो हमें इस पे और डिस्कशंस करने की नीड नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैं इसको क्रक्स में आपको बताऊं तो यही मुद्दा था कि सीआरपीसी में सिर्फ एडल्ट ले सकते थे, एडल्ट मेल मेंबर,
लेकिन अगर हम सीपीसी का प्रोविजन पढ़ते थे तो वो यहाँ पर फीमेल भी ले सकती थी। इसलिए लॉ को कंपेयर करते हुए बोला गया कि ये राइट टू इक्वालिटी को इन्फ्रिंज करता है सेक्शन 64 सीआरपीसी का। लेकिन 66 आया तो उस चीज को, उस जो हमारे को डिफिकल्टी आ रही थी उसको रिमूव कर दिया गया। चलते हैं गाइस हमारे दूसरे केस पे, जिसका नेम है अजय कुमार बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। गाइस ये है तो हाई कोर्ट का केस, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही बड़े मुद्दे को लेकर आता है ये केस, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी होगा। तो अगर आपको पता होगा सेक्शन नंबर 164A ऑफ सीआरपीसी, तो ये क्या कहता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। तो रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन इसकी बात करता है। लेकिन अगर हम न्यू लॉ को पढ़ें तो इट इज सेक्शन नंबर 184, और दोनों ही जो सेक्शन नंबर्स हैं वो हूबहू सेम है, वर्बैटिम है, तो लॉ में कोई चेंज नहीं आया। तो अभी हमें देखना होगा कि इस केस में कोर्ट क्या कहना चाहती है, क्या अनोमली है लॉ में जिसको डिस्कस करा गया। तो गाइस अगर हम इसको पढ़ें सेक्शन नंबर 164A को, तो जो कि बात कर रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो सपोज कीजिएगा, यहाँ से पढ़ते हैं हम, इट इज प्रपोज टू गेट द पर्सन ऑफ द विमेन विद whom the rape is alleged or attempt to have been committed or attempted, she should be examined by a medical expert, मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब गाइस यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं ये फीमेल, सिंपली इट इज रिटन बाय अ मेडिकल एक्सपर्ट एंड दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड फीमेल हियर। लेकिन अगर आप सेक्शन नंबर 27 पॉक्सो का पढ़ते हो, पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो अगर ये गर्ल 18 ईयर्स से कम की है, तभी पॉक्सो अप्लाई होता है जब विक्टिम 18 साल से कम की होती हैं, क्योंकि ये चिल्ड्रन के ऊपर लॉ है। तो हम अभी लड़की की बात कर रहे हैं, अदरवाइज दिस लॉ इज जेंडर न्यूट्रल, सबको पता है। तो अगर रेप विक्टिम 18 साल से कम की है तो सेक्शन 27 पॉक्सो का कहता है कि जो एग्जामिनेशन करेगा वो सिर्फ फीमेल प्रैक्टिशनर ही करेंगी, मेडिकल एक्सपर्ट फीमेल होंगी। अगर हम इसके आगे चले तो अगर हम रेफर करते हैं सेक्शन नंबर 53 ऑफ द ओल्ड लॉ, दैट इज द सीआरपीसी, और सेक्शन नंबर 51(2) जो कि हम बीएनएसएस, इसके में दोनों हम कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बात करता है किसकी, किसी एक्यूज्ड फीमेल के एग्जामिनेशन की। यहाँ पे फीमेल कौन है, एक्यूज्ड है, लेकिन 164A में रेप विक्टिम जो है वो विक्टिम है, फीमेल विक्टिम है, लेकिन 53 में जो फीमेल है वो एक्यूज्ड है। अगर उसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है एक्यूज्ड का, तो भी इट इज क्लियरली रिटन, कौन करेगा, फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो गाइस इस केस में क्या हुआ, जो एग्जामिनेशन किया वो मेल मेडिकल एक्सपर्ट ने किया। तो यहाँ पे लॉ को कंपेयर करते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि ये बहुत इनजस्टिस नहीं है एक फीमेल एक फीमेल जो रेप विक्टिम है उनके अगेंस्ट, कि एक तो पहले आपके साथ ऐसा मतलब बहुत आपके साथ एक हीनियस क्राइम हो गया है रेप जैसा, उसके बाद भी आपके लिए ऐसा प्रोविजन नहीं है जहां पर ये मैंडेटरी हो कि जो एग्जामिनेशन करेंगी वो फीमेल ही करेंगी, हालांकि सेम प्रोटेक्शन इज बीइंग गिवन टू द एक्यूज्ड फीमेल। तो ये बोला गया कि लॉ में, बीएनएसएस में, इसमें चेंज लाना चाहिए और लॉ को चेंज कर कर हमें एक वर्ड इंसर्ट करना चाहिए, फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर। आई होप गाइस आपको ये वाला इशू भी क्लियर हुआ होगा। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको वर्किंग का पता चले कि बीएनएसएस इसकी वर्किंग कैसे चल रही है। सो गाइस सपोज कीजिएगा कि कोई भी हमारा केस चल रहा है आईपीसी में, सपोज 307 का या फिर डाउरी का कोई भी केस चल रहा था, लेट्स से मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग चल रही थी 498 आईपीसी की। अब क्या हुआ कि केस तो रजिस्टर कर दिया गया, यानी कि एफआईआर को दर्ज कर दिया गया 154 में। अब क्या हुआ कि 1 जुलाई
यहाँ से इफेक्टिव हो जाता है हमारा लॉ नया वाला। अब एफआईआर तो रजिस्टर हुई थी सीआरपीसी 154 की, बट अब सपोज कीजिएगा यहाँ पे वाइफ है, वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस किया है 498A का, लेकिन हस्बैंड चाहते हैं इस एफआईआर को क्वॉश कराना, जो कि 482 में आप करा सकते थे सीआरपीसी क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर। इसकी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, पेटिशन डाल सकते हो हाई कोर्ट के सामने। ये आपको पता होगा 482 आप यहाँ पे हाई कोर्ट के सामने मूव करते हो 482 में टू क्वॉश दी एफआईआर। अगर सपोज कीजिएगा कि एफआईआर को क्वॉश कराना है आपको 1 जुलाई के बाद में, तो क्वेश्चन उठता है विच लॉ विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि एफआईआर दर्ज तो पुराने लॉ के मुताबिक हुई है 154 सीआरपीसी, लेकिन क्वॉशिंग आप 1 जुलाई के बाद करा रहे हो। तो यहाँ पे गाइस अप्लाई होगा, क्या होगा, बीएनएसएस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी न्यू फ्रेश अपील एप्लीकेशन रिवीजन पेटिशन जो भी फाइल की जा रही है 1 जुलाई 2024 के बाद, उस पे जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो नए वाला ही होगा, नो मैटर एफआईआर आपकी आईपीसी के किसी ऑफेंस के लिए हुई थी। तो आई होप आपको ये क्लियर रहेगा। आप ये थोड़ा सा रीड कर सकते हो। सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 531 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको आंसर देता है कि कौन सा लॉ कब एप्लीकेबल होगा। लेकिन गाइस सपोज कीजिएगा कि आपने पेटिशन डाल दी थी, एप्लीकेशन लगाई 482 का, कब, 1 जुलाई से पहले, सपोज 27 जून को। अब उसमें कोई डिफेक्ट था और आपको बोला गया कि आप इस डिफेक्ट को क्योर कर दीजिए। अब आप कोर्ट के सामने आए लेट से 2 जुलाई को। अब क्वेश्चन उठता है विच लॉ विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन है 482 की आप लेकर आए हो, उसको डिफेक्ट के बाद लाया गया 2 जुलाई को। तो गाइस फिर अप्लाई होएगी रेट्रोस्पेक्टिव डेट, रेट्रोस्पेक्टिव डेट अप्लाई होगी, यानी कि अब इस केस में अप्लाई होगा सीआरपीसी। अगर डिफेक्ट था तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और मीनवाइल यू कैन रीड, आप रीड कर सकते हो उसको स्क्रीन पॉज करके। अगर ऐसे ही सपोज कीजिएगा कि एफआईआर के बाद एंटीसिपेटरी बेल, आप अभी आपको अरेस्ट नहीं किया गया बट आपके खिलाफ एफआईआर को कर दिया गया। अब क्वेश्चन उठता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल इसको मूव करना चाहते हो 1 जुलाई के बाद, हालांकि जो एफआईआर हुई है दैट इज बिफोर 1 जुलाई। तो आप एंटीसिपेटरी बेल, वो भी तो एक एप्लीकेशन ही है, एक फ्रेश एप्लीकेशन है, उसको अप्लाई करना चाहते हो। तो आप कौन से लॉ में करोगे, यू विल बी फाइलिंग इट अंडर बीएनएसएस, इस पे आप अप्लाई करोगे, यू विल बी अप्लाइंग द न्यू लॉ। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। गाइस एंटीसिपेटरी बेल अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एंटीसिपेटरी बेल पर भी मेरा पूरा सुशीला अग्रवाल का केस और आपका गुरबख्श सिंह सिबिया का केस सारा डिटेल में बिल्कुल डिस्कस कर रखा है। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और दोनों ही केसेस का फुल डिस्कशंस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय एंड टेक केयर।